हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का रिवीजन सीरीज का पार्ट 6। और हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ में ही सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन चाहिए तो वो है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जानो ड्राइंग्स है क्या। ड्राइंग्स का मतलब वो पैसा जो पार्टनर ने विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी पैसा पार्टनर ने विड्रॉ किया उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। चार्ज किया जाएगा मतलब फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उनसे इंटरेस्ट लेगी। जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म देती है, उसी तरह से उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम, और पार्टनर के लिए खर्चा, नुकसान। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए वो अमाउंट जो पैसा पार्टनर ने विड्रॉ किया, कितने टाइम पीरियड के लिए उसने यूज किया, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन किया। अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि हम पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तभी आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मतलब आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है कि हम पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर आपने कोई इस पॉइंट को लेकर के कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपको चार्ज करना है तो उसके लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में मेंशन होना जरूरी है। राइट? तो जरूरी आपको समझ में आ गया क्या चीज जरूरी है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। इसकी कैलकुलेशन के लिए दो मेथड दिए हैं। एक है सिंपल मेथड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही सिंपल है। इस केस में क्या होगा, अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, कभी भी कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि हर महीने मुझे इतना ही पैसा विड्रॉ करना है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। कभी वो 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 6,000 और कभी विड्रॉ ही नहीं कर रहा। कभी हर महीने विड्रॉ कर रहा है और कभी किसी महीने विड्रॉ ही नहीं किया। टाइम फिक्स नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है। उस सिचुएशन में आपके पास एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसकी हर ड्राइंग पर उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। मतलब जब उसने पैसा विड्रॉ किया वो डेट क्या है, वहां से आपका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है तब तक का पीरियड आपको लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक एक ड्राइंग पर आपको इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। सिचुएशन सेम है, जब पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, फिक्स नहीं है, टाइम इंटरवल भी सेम नहीं है, उस केस में हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर उसकी ड्राइंग्स को हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और उस पर हम 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के साथ समझो। एक पार्टनर है जिसकी ये ड्राइंग्स दी है, टाइम डेट दी है आपको कि इस तारीख को इसने ये पैसा विड्रॉ किया। अब देखो अमाउंट भी सेम नहीं है, टाइम इंटरवल भी सेम नहीं है। 1 अप्रैल को विड्रॉ करा है, 30 तारीख को है, एंड ऑफ द मंथ है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम नहीं है। अप्रैल के बाद उसने जून को विड्रॉ किया तो कितना गैप आ गया, मई और जून 2 महीने का गैप आ गया। इसके बाद जुलाई अगस्त, ये भी 2 महीने का गैप आ गया। लेकिन सितंबर के बाद दिसंबर को विड्रॉ कर रहा है तो सीधा कितना गैप आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स का गैप आ गया, और यहाँ पर 1 महीने का गैप। तो जो गैप है वो सेम नहीं है, टाइम इंटरवल सेम नहीं है। तो उस केस में हमको क्या करना होगा, एक एक अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट है, जैसे 8,000 रुपीज उसने 30 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया, तो 1 मई से 31 मार्च, जैसा कि यहाँ पर लिखा है आपको 31 मार्च तक उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो
1 मई से 31 मार्च तक 11 मंथ्स हो गए। 11 मंथ्स का इंटरेस्ट 9% के हिसाब से 660 रुपीज बनेगा। आपने एक एक अमाउंट का इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट किया तो टोटल इंटरेस्ट बना 1710 रुपीज। यहां तो हम जब बहुत ज्यादा ड्राइंग्स नहीं है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड, उसमें क्या किया हमने, चीज वही है, अमाउंट वही है, टाइम पीरियड आपको वैसे ही निकालना है। बस अब यहाँ पर हर एक का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको प्रोडक्ट मिल जाए। तो हर एक ड्राइंग्स का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं इस तरह से, राइट। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20,000। एंड में लिखोगे टोटल, इसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए हमको। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इस वाले कॉलम का टोटल करो। ये हो गई वो टोटल अमाउंट जो उसने विड्रॉ की, और इस पर एक तरह से इसने इतना पैसा यूज किया, तो इस पर हमें इंटरेस्ट लगाना है 1 मंथ का। 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाओगे तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट 1710। तो दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो जो आपको इजी लगे, उसके हिसाब से फॉलो करते हुए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आंसर सेम आएगा। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई, रिवीजन हो गया आपका। ये तो बात थी जब डेट मेंशन है तब हम उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब डेट ही मेंशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि इतना पैसा इस पार्टनर ने विड्रॉ किया, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में डेट नहीं है तो हम एक एवरेज पीरियड ले लेते हैं। एवरेज पीरियड मतलब हाफ ऑफ द पीरियड लेते हैं, हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ले लेते हैं। अगर आपका बिजनेस मान लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चला, तो आपका बिजनेस 12 मंथ्स का हुआ। तो 12 मंथ्स का हाफ पीरियड हो गया 6 मंथ्स। तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, अगर आपको डेट नहीं दी तो उस केस में ड्राइंग्स पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर दो। और आपने यही रटा हुआ है, और हर केस में आप जहां डेट नहीं दी आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हो, है ना, यही चार्ज कर देते हो। लेकिन आपको ध्यान से रीड करना है, अगर पार्टनरशिप फर्म ही अगर मिड ऑफ द ईयर ओपन हुई है, आपने बिजनेस ही स्टार्ट किया है बीच में, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो आपने बिजनेस पार्टनरशिप फर्म खोली 1 जून को, तो 1 जून से 31 मार्च तक आपने बिजनेस किया, 10 मंथ्स के बिजनेस किया आपने, तो पीरियड क्या हो गया 10 मंथ्स। तो यहां पर एवरेज पीरियड हाफ ऑफ द 10 मंथ्स, 5 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऐसे ही आपको 6 मंथ्स नहीं लगाना, आपको ध्यान से रीड करना है कि उसका बिजनेस पीरियड क्या है, उस साल में उसने कितने महीने बिजनेस किया, उसका हाफ ऑफ द मंथ लेना है। अगर डेट मेंशन नहीं है तो हाफ ऑफ द बिजनेस पीरियड आपको लेना है, राइट। अब तीसरी सिचुएशन आ जाती है जब पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल पे, जैसे कि हर महीने की 1 तारीख को, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ शुरुआत में, एंड ऑफ एवरी मंथ हर मंथ के एंड में, या मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब आप देखो अगर वो हर महीने की शुरुआत में पैसा विड्रॉ करेगा तो टाइम इंटरवल सेम आएगा, एक एक मंथ का ही आएगा। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करेगा तब भी एक एक मंथ का ही इंटरवल है। और मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की 15 तारीख को पैसा विड्रॉ करेगा तब भी एक एक महीने का ही टाइम गैप आएगा। इस केस में आपको क्या करना है, हर ड्राइंग पे हर अमाउंट पे एक एक लेकर के आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। उस केस में आपको एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, और सबसे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड के लिए आपको सबसे पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग चाहिए, मतलब उस पार्टनर ने सबसे पहले फर्स्ट ड्राइंग कब की और सबसे आखिरी पैसा कब विड्रॉ किया इस साल में, उसको कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया, बस वही कैलकुलेट करना है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। जैसे कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कहा जा रहा है और हम अपना फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो अगर उसने पहली ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की, मतलब 1 तारीख को पहला पैसा विड्रॉ किया, तो 1 अप्रैल को अगर उसने पैसा विड्रॉ किया तो पूरे साल उसने यूज किया 31 मार्च तक, तो क्या हो जाएगा 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग हो जाएगी उसकी 1 मार्च को। एवरी मंथ कर रहा है, इसका मतलब हर मंथ पैसा विड्रॉ कर रहा है।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर महीने उसने पैसा विड्रॉ किया, तो लास्ट ड्रॉइंग उसकी हो जाएगी मार्च में। 1 मार्च को अगर उसने पैसा विड्रॉ किया तो 1 महीने के लिए यूज किया, और एवरेज पीरियड हो गया 6.5 महीने, 6.5 मंथ्स। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, इसका मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो अगर पहली ड्राइंग देखी जाए तो 30 अप्रैल को करेगा। 30 अप्रैल को अगर पैसा विड्रॉ किया तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया? 11 मंथ्स के लिए। 1 मई से 31 मार्च, 11 मंथ्स। और जो पैसा लास्ट में ड्रॉ किया वो 31 मार्च को। तो 31 मार्च को तो आपका फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर ही खत्म हो गया, तो टाइम पीरियड तो रहा ही नहीं, 0 हो गया। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड आ गया आपका 5.5। मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर महीने की 15 तारीख को अगर पैसा विड्रॉ करेगा तो क्या होगा? तो यहां पर अप्रैल में अगर उसने पैसा विड्रॉ किया 15 अप्रैल को, तो वो कब से कब तक यूज करेगा? 16 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब 11.5 महीने। और लास्ट ड्रॉइंग उसकी होगी 15 मार्च को। तो 15 मार्च को जो पैसा विड्रॉ किया वो उसने यूज किया आधे महीने के लिए, तो एवरेज पीरियड हो गया 6 मंथ। तो इन सभी केसेस में आपको एवरेज पीरियड मिल गया। इसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो टोटल ड्रॉइंग्स, जितना भी पैसा उसने विड्रॉ किया, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड जो दिया है उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? इसको एग्जाम्पल के साथ समझो आप। मान लेते हैं एक पार्टनर है गणेश, जिसकी ड्रॉइंग्स पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 9% पर एनम के हिसाब से। अगर वो मंथ की शुरुआत में पैसा विड्रॉ करता है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, तो क्या होगा? तो इस केस में हमें देखना है पहली ड्राइंग कब की। 1 अप्रैल को की। तो 1 अप्रैल को जो पैसा उसने विड्रॉ किया वो कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया? 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को की। तो 1 मार्च को जो पैसा विड्रॉ किया वो 1 महीने के लिए यूज किया, तो एवरेज पीरियड हो गया 6.5 मंथ्स। टोटल ड्राइंग्स क्या हुई? यहाँ पर 4,000 पर मंथ लिखा है, हर महीने वो पैसा विड्रॉ करता है, इसका मतलब साल में 12 टाइम्स उसने पैसा विड्रॉ किया, 12 बार पैसा विड्रॉ किया। तो टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएगी 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 48,000, जिस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6.5 मंथ्स के लिए। पर एनम लिखा है तो आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब आगे आ जाती है, अगर उसने हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ किया, मतलब कि 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, इस तरह से पैसा विड्रॉ किया, तो हमें हर डेट क्या पैसे को इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। हमें तो सिर्फ देखना है कि पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को की है, वो पैसा कब से कब तक यूज किया? 1 मई से 31 मार्च तक, 11 महीने। लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को की, 31 मार्च को, तो यहां पर तो फाइनेंशियल ईयर ही खत्म हो गया, तो 0 पीरियड। तो हमारा एवरेज पीरियड हो गया 5.5 मंथ्स। इसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 5,000 हर मंथ उसकी ड्राइंग्स है, तो 12 बार पैसा विड्रॉ किया, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 60,000 अमाउंट पर आपको पैसे पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि आ जाएगा 2,475। अगर वो पैसा विड्रॉ करता है हर महीने के मिडल में, 15 तारीख को अगर पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, तो फर्स्ट ड्रॉइंग का पैसा कब से कब तक यूज किया? उसने 16 अप्रैल से 31 मार्च, 11.5 महीने के लिए। और लास्ट ड्रॉइंग 15 मार्च को अगर पैसा विड्रॉ किया तो 16 मार्च से 31 मार्च, आधे महीने के लिए यूज किया। तो एवरेज पीरियड हो गया आपका 6 मंथ्स। राइट। तो इसकी ड्राइंग्स कितनी हो गई? टोटल ड्राइंग्स हो गई 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 72,000, जिस पर हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 3,240 आएगा। तो जब टाइम इंटरवल सेम है, सेम अमाउंट विड्रॉ हो रही है, तो आपको इस मेथड को यूज करना है, इसका बेनिफिट उठाना है। अगर यही चीज, जरूरी नहीं है कि आपको पर मंथ ही दी जाए, टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, वो 2 महीने का भी टाइम इंटरवल सेम हो सकता है, पर क्वार्टर भी लिखा जा सकता है, हर 6 महीने बाद पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो ये भी सेम टाइम इंटरवल में ही आएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर लिखा है कि
अगर हर क्वार्टर में पैसा विड्रॉ किया जाता है तो तब क्या होगा? क्वार्टर का मतलब क्या है? क्वार्टर का मतलब 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, 1/4। साल का 1/4। साल का 1/4 कितना हो जाएगा? 1 ईयर का 1/4, 3 मंथ्स का पीरियड। साल में हम इसका मतलब 4 टाइम्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, 4 बार पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि हर मंथ का मतलब है हर महीने पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, साल साल में 12 बार पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने में एक बार पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से साल में 4 बार पैसा विड्रॉ करेंगे। तो हमारे क्वार्टर क्या हो जाएंगे? अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च लेके चले तो फर्स्ट क्वार्टर आपका बनेगा 1 अप्रैल से 30 जून। और अगर हम कह रहे हैं कि हर क्वार्टर की शुरुआत में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब 1 अप्रैल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वार्टर आपका हो जाएगा 1 जुलाई से 30 सितंबर। तो शुरुआत क्या होगी इस क्वार्टर की? 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो यहां पर आपका 1 अक्टूबर और 1 जनवरी से 31 मार्च लास्ट क्वार्टर, जहां पर पैसा विड्रॉ किया 1 जनवरी। तो जब जब इसने पैसा विड्रॉ किया ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमारे लिए क्या यूजफुल है? हमें तो सिर्फ ये देखना है कि पहले पैसा कब विड्रॉ किया। फर्स्ट ड्रॉइंग उसकी कब है? वो है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को जो पैसा विड्रॉ किया वो उसने 31 मार्च तक यूज किया, 12 महीने के लिए। और जो लास्ट ड्रॉइंग है वो 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया, तो 31 मार्च तक अगर यूज किया तो 3 मंथ्स के लिए यूज किया। तो एवरेज पीरियड हो गया 7.5 मंथ्स। टोटल ड्राइंग्स इसकी कितनी होगी? साल में 4 बार पैसा विड्रॉ कर रहा है, हर 3 महीने में एक बार पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 16,000। जिस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 7.5 मंथ्स का, तो अमाउंट आ जाएगा 500। इसी तरह से अगर आपको दिया जाए एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब क्वार्टर की लास्ट डेट जो है उस पर उसने पैसा विड्रॉ किया, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। तो क्या होगा? पहली ड्राइंग 30 जून है, तो 30 जून को जो पैसा उसने विड्रॉ किया तो यूज कब से कब तक किया? 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स। और 31 मार्च को जो पैसा विड्रॉ किया, यहां पर तो फाइनेंशियल ईयर ही खत्म हो गया। तो एवरेज पीरियड हो गया 4.5। राइट। तो टोटल ड्राइंग्स क्या हो गई? 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 20,000। जिस पर हम 4.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 375 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ गया। है ना इजी? तो इस तरह से आपको ध्यान से समझना है। सीखना क्या है कि हमने पहली ड्राइंग कब की और उसको कितने पीरियड के लिए यूज किया। पहले तो ये चेक करो क्या सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, क्या टाइम गैप सेम आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हर क्वार्टर का है, इसका मतलब हर 3 महीने में पैसा विड्रॉ कर रहा है। और बिगनिंग या एंड का है तो डेट भी फिक्स है। इसी तरह से मिडल का है तो इसका मतलब 15th, हर क्वार्टर के मिडल में उसने पैसा विड्रॉ किया। 3 महीने का पीरियड है तो 1.5 महीने के बाद उसने पैसा विड्रॉ किया। तो 1.5 महीने, क्वार्टर के 1.5 महीने बाद पैसा विड्रॉ किया। क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का 1.5 महीना, मिडल क्या हो जाएगा? 1.5 मंथ्स। मतलब कि 15th में, क्वार्टर 3 महीने का पीरियड है और अगर हम उसका मिडल कह रहे हैं तो उसका मिडल होगा 1.5 महीना, 1.5 मंथ। जब पास हो जाएगा तब हमें उसका पीरियड लेना है, तो वो होगा 15th में, 15th अगस्त, 15th नवंबर, 15th फरवरी। तो पहली ड्राइंग अगर उसकी 15th मई है तो उसने यूज कब से कब तक किया? 16th मई से 31 मार्च, 10.5 महीने। और लास्ट ड्राइंग 15th फेब है, तो 16th फेब से 31 मार्च, 1.5 महीना। तो एवरेज पीरियड हो गया 6 मंथ्स। जिस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, किस अमाउंट पर बनेगा? 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 24,000। इंटरेस्ट हो गया आपका 6 मंथ्स का 600। तो क्वार्टर से भी समझ में आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कुछ भी दिया जा सकता है, कि ये भी कहा जा सकता है कि ये पार्टनर हाफ ईयरली विड्रॉ करता है, हर हाफ ईयरली, हर 6 मंथ्स में विड्रॉ करता है और 6 मंथ्स की बिगिनिंग में विड्रॉ करता है। तो हर 2 महीने में पैसा विड्रॉ करता है और हर 2 महीने की शुरुआत में पैसा विड्रॉ करता है। तो आपको ध्यान से रीड करके करना है कि ये क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम इंटरवल क्या बन रहा है, आपका टाइम पीरियड क्या बनेगा।
फर्स्ट ड्रॉइंग और लास्ट ड्रॉइंग का, राइट। अब ये तो बात हो गई जब वो पूरे साल पैसा विड्रॉ कर रहा है। जरूरी तो नहीं कि हर पार्टनर पूरे साल ही पैसा विड्रॉ करे। ऐसा भी तो हो सकता है पूरे साल में से वो कुछ ही टाइम पीरियड के लिए पैसा विड्रॉ करे, 6 महीने, 4 महीने। तब क्या होगा? जैसा कि यहां पर दिया है कि 3 पार्टनर है ABC, इन्होंने पैसा विड्रॉ किया, हर एक पार्टनर ने 10,000 रुपीज हर महीने विड्रॉ किया। लेकिन कितने महीने विड्रॉ किया? 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया। तो ए ने अगर पैसा विड्रॉ किया साल के 6 महीने, लेकिन कौन से महीने? फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब जो शुरू के 6 महीने हैं, साल के जो शुरू के 6 महीने। अगर हम अपना फाइनेंशियल ईयर मान के चले 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो यहां पर शुरुआत के 6 महीने कौन से हो जाएंगे आपके? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं सॉरी, सितंबर तक आपके 6 मंथ्स हो गए। और यहां कहा जा रहा है कि अगर उसने इन 6 महीने में फर्स्ट बिगनिंग में ही पैसा विड्रॉ किया तो यहां पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसका मतलब इसने पैसा तो विड्रॉ किया शुरू के 6 महीने, लेकिन टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट ड्रॉइंग कब की उसने? 1 अप्रैल को। जो पैसा 1 अप्रैल को विड्रॉ किया वो उसने यहां पर 30 सितंबर तक पीरियड नहीं लोगे आप, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसने कितना टाइम पीरियड लगा, उस टाइम पीरियड को आपको लेना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसने पहली ड्राइंग को 12 महीने यूज किया। लास्ट ड्राइंग आपकी यहाँ पर 1 सितंबर वाली हो जाएगी, जिसको उसने 1 सितंबर से 31 मार्च 7 मंथ्स के लिए यूज किया। तो अब एवरेज पीरियड आपका 9.5 मंथ्स हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब उसने 6 बार पैसा विड्रॉ किया, साल में सिर्फ 6 बार उसने पैसा विड्रॉ किया, 6 महीने ड्रॉइंग से, तो 6 मंथ्स की ड्रॉइंग 6 टाइम्स हो गई, तो 60,000। 60,000 पर 9.5 मंथ्स का 6% के हिसाब से 2,850। समझ में आ गया? इसी तरह से बी ने पैसा विड्रॉ किया हर महीने की मिडल में। तो वही है कि मिडल में अगर विड्रॉ कर रहा है तो 15 तारीख को, इसका मतलब विड्रॉ कर रहा है शुरू के 6 महीने की 15 तारीख को विड्रॉ कर रहा है। तो फर्स्ट ड्रॉइंग 15 अप्रैल को अगर उसने विड्रॉ की, तो कब से कब तक यूज की उसने? 16 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो उस साल के लिए जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब आपको जब से पैसा उसने विड्रॉ किया 31 मार्च तक उसके पास है, तो उसका टाइम पीरियड आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो 11.5 और 6.5 एवरेज पीरियड हो गया 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 2,700। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह से अगर एंड ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ करता है, तो इसका मतलब आखिरी तारीख को विड्रॉ कर रहा है शुरू के 6 महीने, तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? फर्स्ट ड्रॉइंग का 11 मंथ्स, लास्ट ड्रॉइंग का 6 मंथ्स, एवरेज पीरियड हो गया 8.5 मंथ्स। हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा 2,550 रुपीज। ये भी समझ में आ गया? अगर ये सिचुएशन दी है तो इसकी एक और उल्टी सिचुएशन भी हो सकती है। वो क्या? हम ये भी तो कह सकते हैं कि उसने साल के आखिरी वाले 6 महीनों में पैसा विड्रॉ किया। जैसे कि यहां पर लिखा है ABC 3 पार्टनर है, और ए ने पैसा विड्रॉ किया वो 6 महीने जो कि 31 मार्च 2023 को खत्म होते हैं। उन 6 महीनों में पैसा विड्रॉ किया जो 31 मार्च को खत्म होते हैं। तो अगर आप यहां से उल्टा चलते हो तो फर्स्ट मंथ तो हो गया, चलो मान लेते हैं हमारा मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। मतलब उसने ड्राइंग्स कब से करनी शुरू की? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने उसने पैसा विड्रॉ किया। तो इस केस में अब ड्राइंग्स पर अगर आपको पीरियड कैलकुलेट करना है तो वो कब से कब तक करोगे? क्योंकि हमारा साल तो खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। तो अगर उसने पहली ड्राइंग 1 अक्टूबर को की तो 31 मार्च तक 6 मंथ्स बनेंगे, और लास्ट ड्राइंग का 1 महीना बनेगा, और एवरेज पीरियड आ गया 3.5 मंथ्स। इसी तरह से अगर दिया जाए कि अगर आपने पैसा विड्रॉ किया मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ लास्ट के 6 मंथ्स में आपने पैसा विड्रॉ किया, तो क्या हो जाएगा एवरेज पीरियड?
पहली ड्राइंग का 5.5 महीने और लास्ट ड्राइंग का 5.5 मंथ्स, मतलब हाफ ऑफ द मंथ। तो एवरेज पीरियड हो गया 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के लिए हमारा ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट बन जाएगा 900। ड्राइंग्स तो उसकी वही 6 बार उसने पैसा विड्रॉ किया, तो 60,000। ठीक है। इसके बाद अगर इसने पैसा विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ द मंथ, तब क्या होगा? हर तारीख के आखिरी वाली, हर महीने की आखिरी तारीख को उसने पैसा विड्रॉ किया, तो उसी हिसाब से आपको टाइम पीरियड निकालना है 5 मंथ्स, और 0 मंथ्स आ जाएगा। एवरेज पीरियड हो गया 2.5 मंथ्स। तो इस केस में ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हो गया 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 6%, 2.5 मंथ्स के लिए 750 रुपीज। ये भी समझ में आ गया। अब सिचुएशन क्या हो सकती है, यहां पर देखो, यहां अभी तक आपने समझा कि हमारा पूरे साल का बिजनेस है। उस टाइम पीरियड में अगर पार्टनर ने जब जब पैसा विड्रॉ किया, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ए ने पैसा विड्रॉ किया 4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, एंडिंग फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2022, जो कि 30 सितंबर को 6 महीने खत्म हो रहे हैं। उन 6 महीने में उसने पैसा विड्रॉ किया। इसी तरह से बी ने भी पैसा विड्रॉ किया। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड सितंबर 2022। अब यहां पर देखो, इंटरेस्ट कब से कब तक कैलकुलेट करने के लिए कहा है? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कहा है। 30 सितंबर तक आपसे कहा है कि इंटरेस्ट कितना बनता है, 31 मार्च नहीं कहा। सिर्फ 6 मंथ्स के पीरियड का ही आपको इंटरेस्ट लेना है। तो कैसे करोगे? अगर ए का केस देखा जाए, उसने 6 महीने के लिए पैसा विड्रॉ किया, 24,000 हो गया। हर महीने की शुरुआत में पैसा विड्रॉ किया सितंबर तक, तो सितंबर तक उसने हर महीने पैसा विड्रॉ किया। तो अब यहाँ पर पहली ड्राइंग 1 अप्रैल से उसने 30 सितंबर तक अगर यूज की तो 6 महीने का पीरियड बना, और लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अगर यूज की तो 1 मंथ। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको इंटरेस्ट कब से कब तक का कैलकुलेट करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 31 मार्च, यहाँ पर 30 सितंबर है, तो आपको 30 सितंबर तक देखना है क्या टाइम पीरियड बनेगा, किसने कितना पैसा कब से कब तक यूज किया। तो एवरेज पीरियड हो गया 3.5 मंथ्स, और इसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 24,000 पर 5% के हिसाब से 350। अगर बी का देखा जाए, जो कि हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ कर रहा है, और ऐसा उसने 6 महीने के लिए किया, तो 6 मंथ्स के पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो भी 6 मंथ्स और 6 महीने का पीरियड, जो कि 30 सितंबर को एंड हो रहा है, यहीं तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ड्राइंग उसकी क्या हो जाएगी? ये टाइपिंग एरर है, ठीक कर लेना। यहाँ पर 5 महीने और 0 आएगा, 2.5 मंथ्स है। ये टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेना। 5 + 0, क्योंकि 30 अप्रैल को जो पैसा विड्रॉ किया वो 1 मई से 30 सितंबर तक कितना बनेगा? 5 महीने। और लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर है, और 30 सितंबर को ही हम चेक कर रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट बनता है, वहां तक का क्लोजिंग कर रहे हैं, तो 0 पीरियड बनता है। तो 2.5 मंथ्स, 30 सितंबर को ही उसने पैसा विड्रॉ किया, और हम चाहते हैं कि 30 सितंबर तक ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, पता करें कि किसका कितना बनता है। तो 30 सितंबर आपका एंड ऑफ द डेट है, और वहां तक अगर आपका एंड ऑफ डेट है तो इसके बाद का तो पीरियड बचा ही नहीं, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। 2.5 मंथ्स के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितनी अमाउंट पर? 30,000 पर, तो 313 रुपीज। समझ में आ गया? ये भी आपको समझ में आ गया। अब और क्या पूछा जा सकता है? आपने अभी देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में इसी चीज को लेकर के कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको दे दी है कि इस पार्टनर की इतनी ड्राइंग है। मनन एक पार्टनर है जिसकी ड्राइंग 1950 है। वो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब फिक्स्ड अमाउंट है, टाइम इंटरवल भी सेम है ना? तो उस केस में आपसे पूछा है कि उसने हर महीने पैसा कितना विड्रॉ किया, उसकी ड्राइंग्स क्या है वो बताओ।
आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं करना, वो तो आपको दिया है, आपको यहाँ पर इसकी ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करनी है। तो हम मान लेते हैं उसकी ड्रॉइंग्स है एक्स, और उसने अगर हर महीने पैसा विड्रॉ किया 1 तारीख को, तो 1 तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल और सेम अमाउंट है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वही पहली ड्राइंग कब विड्रॉ की, कितने टाइम पीरियड के लिए रहा, 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग उसकी 1 मार्च है तो 1 महीना, तो एवरेज पीरियड हो गया 13 मंथ्स का 6.5 मंथ्स। ये इंफॉर्मेशन भी है आपके पास। अब देखो, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है तो इसको लिख दो। जो मिसिंग है उसको हमने x मान लिया, ड्राइंग्स को हमने x मान लिया, मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5/12। जो जो चीजें हैं हमने उसको फीड कर दी, और जो चीज नहीं है उसको हमने x मान लिया। अब ये जो इक्वेशन आ गई, हम इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। मतलब 1950 मल्टीप्लाइड बाय, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई तो क्या बचा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 12, 120। तो 1950 मल्टीप्लाइड बाई 120 इज इक्वल टू 6.5x, क्योंकि 10 तो खत्म हो चुका है। क्या बचा, x मल्टीप्लाइड बाय 6.5, तो x पॉइंट सॉरी 6.5x आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ रही है 36,000, जो कि टोटल ड्रॉइंग्स है। हमें बताना है कि उसकी हर महीने की ड्राइंग क्या है, तो हर महीने की ड्राइंग के लिए हमें 36,000 को 12 से डिवाइड करना होगा, और हमें मिल गई 3,000 उसकी हर महीने की फिक्स्ड ड्राइंग। तो क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा रहा है, आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, जा सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपके एग्रीमेंट में इंटरेस्ट चार्ज जो करना है आपको ड्राइंग्स पर, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पर 3 पार्टनर है, और अगर उसमें से हरमेश ने पैसा विड्रॉ किया हर महीने के मिडल में, और उससे इंटरेस्ट चार्ज किया गया 14,400, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है चीज, यहाँ पर देखो, अगर उसने पैसा विड्रॉ किया 20,000 रुपीज पर हर महीने, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, टाइपिंग एरर है। अगर उसने हर महीने 20,000 रुपीज विड्रॉ किए, यहाँ पर दिए है इंफॉर्मेशन ये है कि उसकी ड्राइंग से 20,000 रुपीज हर महीने वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, एक्स मान लो, तो एवरेज पीरियड जैसा कि कहा है फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है, और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो आपका फॉर्मूला तो वही लग जाएगा। आपको फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग देखनी है, तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी 11.5 महीने और लास्ट ड्राइंग 0.5 मंथ्स, एवरेज पीरियड आ गया 6 मंथ्स। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 14,400, ड्राइंग्स कितनी है टोटल, वो भी हमारे पास है 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसको एक्स मानो, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड 6 मंथ्स, और उसके हिसाब से जो इक्वेशन आ गई उसको सॉल्व करते हुए आपके पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू जो आपके पास आई है वो क्या आई है, 12। और आप अगर इंटरेस्ट बता रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो परसेंटेज में ही होगा, तो ये क्या आ गया, 12%। 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके हिसाब से हमने पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप प्रिपेयर हो गए हो ना, समझ में आ गया। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाए। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो किया जा रहा है, तो आपको पता है वहां पर 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, और अगर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी दिया जा रहा है, वो हम कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट में। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात की जाए, ये पार्टनर के लिए खर्चा है, नुकसान है, उसके अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पर करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे। मान लेते हैं एक्स और वाई दो पार्टनर है, तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, और इनकम नॉमिनल अकाउंट है जिसे हमें ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसको क्लोज करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तब तो एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसी में सब कुछ हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो सीधा सीधा
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है, समझ में आ गई। दोनों केस में कैसे एंट्री बनेगी ये भी समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लो। अगर लिखा है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो इसका क्या मतलब है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब उसने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है। ये आपकी ड्रॉइंग्स नहीं है, इस पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहां पर अगर उसने कैपिटल को विड्रॉ किया तो ये आपका कवर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है तो ये है आपकी वो ड्रॉइंग्स जिस पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। तो दोनों में से कौन सी टर्म होनी चाहिए जिसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है? वो है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला रेट आपको नहीं लगाना। क्लियर है? ये भी समझ में आ गया। अब एक छोटी सी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम नॉर्मली गलती कर देते हैं। यहां पर दिया है कि दिव्या की ड्रॉइंग्स है इस तारीख को इतनी इतनी, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें चार्ज करना वो 6%, एट द रेट ऑफ 6%। अब ध्यान से रीड करो, क्या यहाँ पर कोई चीज मिसिंग है या कुछ अलग है? हाँ, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिखा था पर एनम। क्या लिखा था? पर एनम। लेकिन यहाँ पर तो पर एनम लिखा ही नहीं है। तो जब पर एनम लिखा होता है तो हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और जब पर एनम नहीं लिखा तो हमें टाइम पीरियड को इग्नोर कर देना है। हमें नहीं देखना कि उसने कौन सा पैसा कब विड्रॉ किया, कौन सी डेट को। हम तो ये देखेंगे कि उसकी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है। टोटल ड्रॉइंग से उसकी टोटल कर लो 50,000, और इस पर सीधा सीधा 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा 3,000 रुपये। बात समझ में आ गई? जब पर एनम नहीं लिखा तो आपको टाइम पीरियड नहीं चेक करना, टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करना। आपको सीधी उसकी अमाउंट पर इस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर देना। एक तरह से हम उसकी अमाउंट पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगा रहे हैं। राइट? समझ में आ गया? तो उस केस में ये डेट्स मेंशन होना कोई वैलिड नहीं है, कोई पर्पस नहीं है इनका। तो सारी चीजों को कवर करते हुए इस टॉपिक को हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप अब कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।